नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री में बच्चे पंखे से क्यों लटक रहे हैं? सपने पूरा करने से पहले पेरेंट्स क्यों भटक रहे हैं? 5,000 करोड़ का टर्नओवर, 700 करोड़ का रेवेन्यू, हर साल हजारों डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने वाले राजस्थान के कोटा में गर्व करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हेडलाइन के साथ पंखे की तस्वीर ही क्यों छपती है? आज हम आपको उस शहर के अंदर लिए चलते हैं जहां मम्मी पापा अपने बच्चे को भेज तो देते हैं, रिजल्ट भी पूछते रहते हैं, लेकिन बच्चे का हाल नहीं पूछते। कोटा की फैक्ट्री में जाने वाले कितने बच्चे कामयाब होते हैं, कितने बच्चे शिकार हो जाते हैं? कोटा में कोचिंग फैक्ट्री चलती है या स्ट्रेस फैक्ट्री लगी है? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोटा फैक्ट्री। डॉक्टर बनना हो तो कोटा ही क्यों जाना? इंजीनियर बनना हो तो कोटा का टिकट ही क्यों कटाना? कोटा फैक्ट्री है, कोचिंग फैक्ट्री या स्ट्रेस की फैक्ट्री? यूपी बिहार से लेकर हरियाणा, पंजाब और बंगाल, ओडिशा तक घर घर में कोटा फैक्ट्री का नाम चलता है। कोचिंग में कोटा का ब्रांड चलता है। घर में बच्चा अगर 12 से 15 साल का हो गया तो पेरेंट्स के दिमाग में कोटा घूमने लगता है। आपने भी सुना होगा कि बेटा अगर कोटा गया तो इंजीनियर बनकर ही लौटेगा, बेटी अगर कोटा गई तो डॉक्टर बनने की गारंटी हो जाएगी। करियर बनाने, आईआईटी और एम्स में एडमिशन कंफर्म कराने के लिए सालाना करीब 2 लाख बच्चे कोटा आते हैं। सालाना 4 से 4.5 लाख पेरेंट्स इंक्वायरी करने कोटा पहुंचते हैं। यहाँ 150 से अधिक कोचिंग सेंटर्स हैं। कोटा में 2,500 से अधिक रजिस्टर्ड हॉस्टल हैं। हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप सालाना 1.25 लाख से 1.5 लाख तक की फीस देते हैं। हॉस्टल पर सालाना 1.25 लाख से 2.5 लाख का खर्च होता है। कोटा में सालाना 100 करोड़ की किताबें बिक जाती हैं। हर बच्चा किताब और स्टेशनरी पर हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए खर्च करता है। कोटा फैक्ट्री का टर्नओवर सालाना 5,000 करोड़ से ज्यादा का है। सरकार को सालाना 700 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। इस कोटा फैक्ट्री में पंखों से बहुत डर लगता है। स्प्रिंग वाले ये पंखे खास कोटा के लिए डिजाइन किए गए। जानते हैं क्यों? अगस्त महीने में ही कोटा में 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 2023 में अब तक 23 बच्चे अपनी जान ले चुके हैं। कोटा में सुसाइड का ट्रेंड आज का नहीं है। यह ट्रेंड इस साल शुरू नहीं हुआ। 2012 में 11 सुसाइड, 2013 में 12 आत्महत्या, 2014 में 8 बच्चों की खुदकुशी, 2015 में 17 सुसाइड, 2016 में 18 बच्चों ने जान दी, 2017 में 14 ने खुदकुशी की, 2018 में 20 ने खुदकुशी की, 2019 में 18 सुसाइड हुए, 2020 में 20 आत्महत्याएं। 2021 में कोरोना के कारण बंद रहा कोटा। 2022 में कोटा फैक्ट्री खुली तो फिर 15 बच्चों ने खुदकुशी की। 2023 में अब तक 23 बच्चे जान दे चुके हैं। बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना कोटा पहुंचकर सुसाइड में कैसे बदल जाता है? कोटा में पंखे से लटक जाने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? ये जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा कोटा पहुंची। दिल्ली देश की राजधानी, मुंबई आर्थिक राजधानी, ऐसे ही कोटा को देश की शैक्षणिक राजधानी या फिर कोचिंग राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में छात्र अपनी आंखों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लिए हुए पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर इंस्टीट्यूट है जो जेईई और नीट की तैयारी करवाते हैं। छात्र इस उम्मीद से आते हैं कि वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएं या फिर आईआईटी में एडमिशन ले पाएं और डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएं।
अभिभावकों और उनके बच्चों को लगता है कि कोटा सफलता की सीढ़ी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बच्चों को असफलता का मुंह देखना पड़ता है और फिर उनके हाथ लगती है निराशा। और यही निराशा बच्चों को एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वो मुड़कर कभी नहीं आते। यही वजह है कि पिछले कुछ साल से कोटा में सुसाइड के केसेस लगातार बढ़े। कोटा में जिधर भी चले जाएं आपको कोचिंग सेंटर्स के बोर्ड ही बोर्ड दिखते हैं। साथ में हॉस्टल और पेइंग गेस्ट फैसिलिटी के बोर्ड नजर आते हैं। तलवंडी, विज्ञान नगर, जवाहर नगर, कुन्हाड़ी और वसंत विहार में इनकी भरमार है। कोटा में एक कोचिंग सेंटर तो इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में भी इतने बच्चे नहीं पढ़ते। कोचिंग क्लास के अंदर थोड़ी देर में चलते हैं, पहले आपको बच्चों के हॉस्टल ले चलते हैं। जेईई और नीट की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने वाले बच्चे यहां दिन और रात का अंतर भुलाकर पढ़ते हैं। ये बच्चे दिन में 18 से 20 घंटे पढ़ते हैं, कुछ तो 24 घंटे में महज 4 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ के मन में माँ बाप के सपनों को पूरा करने की ऐसी ललक होती है कि वो रात रात भर सोते ही नहीं। अब हम एक हॉस्टल में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, बॉयज़ हॉस्टल में है, उनसे बात करेंगे कैसे उनकी पूरी दिनचर्या रहती है, कैसे कितने बजे सुबह उठते हैं, कितनी घंटे की पढ़ाई करते हैं। क्योंकि जो यहाँ बच्चे आते हैं कोचिंग के लिए, ये सुनने में आता है कि 12 से 14 घंटे या 15 से 16 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ सोते हैं और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। एक बच्चे के रूम में हमारे आ जाए अंदर। कहाँ से हैं आप? राजस्थान, करौली। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? 2.5-3 महीने हो गया। तो आप 11th 12th कर लिया है या 12th से अभी परस्यू किया? 12th कर लिया। 12th कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर कोचिंग के लिए आए, क्या करना चाहते हैं आगे लाइफ में? नीट डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ, तो ये आपका सपना है, फैमिली का सपना है, किसका सपना है? फैमिली का भी है, मेरा भी है ये। तो किसके स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं आप? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कितने घंटे, क्या आपकी रूटीन क्या रहती है, कितने घंटे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाई होती है? सुबह से सुबह का 6 बजे सोते ही नहीं। पहली बात तो सुबह 8-9 बजे सोते हैं। 8-9 बजे सोते हैं आप? हाँ, फिर 12 बजे उठते हैं। अच्छा। उसके बाद नीचे खाना वगैरह आता है, उसको खाते हैं और फिर एयरलाइन चले जाते हैं। फिर एयरलाइन से शाम को 8:30 बजे आते हैं। फिर 10:30 बजे तक रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाकर फिर पढ़ने बैठते हैं। तो आप पूरी रात पढ़ते हैं? तो रात में नींद नहीं आती जब पढ़ते हैं? नहीं। कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, कैसे जागते रहते हैं? पता नहीं, अपने आप नींद नहीं आती। पर नींद नहीं आती। 10 बाय 10 के कमरे में आमतौर पर 2 बच्चे रहते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप सेपरेट रूम अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चे के लिए अलग रूम का ही पेमेंट करते हैं। एक और बच्चा यहाँ पर है, उसके रूम में चलते हैं। हम आ जाए? हेलो, आप दोनों एक साथ रूममेट हैं आप लोग? अच्छा, फ्रेंड्स हैं। क्या नाम है आपका? शुभ गुप्ता। शुभ, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। अच्छा शुभ, तो कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? यूपी में कहाँ से? यूपी में लखीमपुर से। लखीमपुर से? अरे वाह। तो ये बताइए कि क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? मैं बायो पढ़ रहा हूँ। बायो पढ़ रहे हैं। और आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। डॉक्टर? क्या स्पेशलिस्ट? कार्डियो स्पेशलिस्ट। कार्डियो स्पेशलिस्ट। ओके। मैम रूटीन यही है, कोचिंग होती है मेरे 2 से लगभग रात के 8:30 बजे तक। यानी कि 6 घंटे का कोचिंग है? हाँ, लगभग 6 घंटे का। और फिर मेरे 6 घंटे सेल्फ हिस्ट्री रहती है पर डे की। खुद को धोखा देना बंद करो। ये मतलब क्या हुआ? मैम ये जैसे कोई दिन होता है ना, जो जैसे पूरा हम 100% नहीं दे पाते हैं अपने दिन को, तो यही देख के मोटिवेशन आता है कि खुद को धोखा दे दिया आज तुमने, तो अगले दिन से पूरे फोकस से पढ़ना है। ये डीमोटिवेशन से क्या कुछ और ख्याल भी आते हैं? जैसे हमने कई बच्चों को देखा है जो और ख्याल कर लेते हैं, कहते हैं कि हम मैं फेलियर हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये होता है। क्या आप लोगों के मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं? हम ख्याल आते हैं, पर पेरेंट्स का फिर माइंड में फेस आ जाता है कि हमें पेरेंट्स को भी देखना है आगे, तो यही सोच के फिर वो ख्याल को वही दबाना पड़ता है। 15-15, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो 15-16 घंटे पढ़ते हैं आप? दिन में ये कोचिंग के 6 घंटे मिला के और घर के भी मिला के 16 घंटे हो जाते हैं पढ़ाई के। हो जाते हैं। हाँ, जैसे उनके आसपास के सिलेक्ट हो जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है। और प्रेशर भी कोचिंग का ज़्यादा प्रेशर, रिश्तेदारियों का सबसे ज़्यादा तो रिश्तेदारियों का प्रेशर रहता है कि वो क्या कहेंगे। इन हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि उससे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता है। ये स्मार्टफोन नहीं रखते, घूमने नहीं जाते,
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते, पूरा दिन बस पढ़ते रहते हैं। हॉस्टल के छोटे छोटे कमरों में ये बच्चे अपने आप को बंद कर लेते हैं, क्योंकि किसी को डॉक्टर बनना है तो कोई इंजीनियर बनने कोटा आया है। हेलो, कैसे हैं आप? बैठ जाइए, आप अपनी बैठ जाइए सीट पे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेश्वरी, राजेश्वरी। कहाँ से आप? उड़ीसा। उड़ीसा से आई हैं। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ मम्मी को अभी 3 महीने हुए हैं, अभी जस्ट। इस बार के बैच में आप? हाँ, तो अभी क्या रूटीन रहता है? पहली बात तो क्या बनना है, क्या क्या करने आई हैं आप? मेरा गोल डॉक्टर बनने का है। आए हैं तो करके तो जाएंगे अभी, जैसे करके भी। कितने घंटे सोते हैं आप? सोते मतलब कभी कभार 3 से 4 घंटे ऐसा होता है। कितने घंटे में नींद पूरी हो जाती है? हाँ, मतलब वो कहते हैं ना 21 दिन अगर तुम आदत डाल लोगे ना तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपकी बॉडी को भी तो रेस्ट चाहिए। बॉडी भी तो उस हिसाब से ही बिल्ड है कि अगर आप कम से कम 5-6 घंटे की 6 घंटे की तो नींद लें। 5 घंटे, हाँ, मतलब हर किसी की बॉडी अब एक जैसी नहीं होती है। टारगेट में सामने देख रही हूँ, ये क्या है? वो मतलब एक टारगेट बनाना पड़ता है कि आज एक दिन में ये पढ़ना है, जैसे कर भी कंप्लीट करना है। मतलब बिना टारगेट के हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो अगर सामने रहेगा, हम बार बार उस चीज़ को देखते रहेंगे तो मतलब खुद को एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ नहीं, हमें करना है, जैसे करके भी जितना टारगेट उतना करना है। अगर हमारा कभी कभार कम मार्क्स आता है तो हमें कभी कभार लगता है कि हमसे और नहीं हो पाएगा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। फिर घर वालों से एक अलग प्रेशर होता है कि वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग को तो सब माहौल दे रहे हैं, पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तुम्हारा तो वहाँ बस पढ़ने का कुछ काम नहीं है, तो फिर तुम। कोटा में आने वाले बच्चों के परिवार की इनकम प्रोफाइलिंग करें तो 95% बच्चे मिडिल क्लास के हैं। माँ बाप अपनी जमा पूंजी बच्चे की कोचिंग में लगा देते हैं। कुछ माँ बाप खेत बेचकर बच्चे को कोटा भेजते हैं, कुछ कर्ज लेकर बच्चे को पढ़ाई कराते हैं। कई छात्र 11वीं कक्षा से ही कोचिंग करने के लिए कोटा जाते हैं। स्कूल वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाते हैं। कोटा के कुछ कोचिंग सेंटर्स इस शहर में ही डमी कैंडिडेट बनाकर किसी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। कुछ बच्चे 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेते और 1 साल का गैप लेकर जेईई और नीट की तैयारी करने कोटा आ जाते हैं। लेकिन कोटा आने वाला हर बच्चा तो डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर भी नहीं बन सकता। एक वक्त था जब कोटा अपने रैंकर्स के लिए जाना जाता था। टॉप 100 में से करीब 30 बच्चे कोटा से होते थे, लेकिन अब करीब 15% बच्चे टॉपर्स ही कोटा से होते हैं। जहां पर भी आप नजर डालें, हर गली हर कूचे में आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल और पीजी दिखाई देगा। उन हॉस्टल्स और पीजी के छोटे छोटे कमरों में बच्चे कैसे अपना सर्वाइवल करते हैं, 10 बाय 10, 10 बाय 8 के कमरों में बच्चे कैसे रह रहे हैं। सिर्फ अकेला बच्चा उसी 10 बाय 8 के कमरे में बैठकर 10-10, 12-12 घंटे या 15-15 घंटे पढ़ता है, किसी से बात नहीं करता है, अकेले में रहता है। परिवार का सिर्फ फ़ोन आता है, लेकिन परिवार को भी फ़ोन पर सही जानकारी कभी कभी बच्चे नहीं देते हैं। और यही वजह है कि बच्चे एक कमरे में बंद हो जाते हैं, घुटन होती है उसको। यही वजह है कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन उन बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं होता। पेरेंट्स भी अपना प्रेशर बच्चों पर डाल रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट्स पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पर डाल रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जब उस बोझ को सह नहीं पाते तो यही वजह है कि सुसाइड्स के केसेस यहाँ पर ज़्यादा सामने आते हैं। एक एक क्लासरूम में 200-200 बच्चे। कोचिंग सेंटर्स हर बच्चे को सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकते। अपनी रैंकिंग बढ़ाने और सक्सेस रेट अप करने का फॉर्मूला उन्होंने इंटरनल टेस्ट में ढूंढा। हर हफ्ते या हर 15 दिन पर बच्चों का टेस्ट कराओ, जो आगे निकले उसका बैच बदल दो, क्रीम पर ध्यान दो और फिसड्डियों को उनके हाल पर छोड़ दो। जो सभी स्टार्टिंग में सबको बैच मिलते हैं ना, अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबको मतलब जिस बैच में सीख रहा है उस बैच में तो सभी अच्छा सिखाया जाता है, सबको इक्वली सिखाया जाता है। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ऊपर के बैच में इसलिए ढकेला जाता है क्योंकि उधर ना ज़रा जो जेईई लेवल होता है ना, उससे भी थोड़ा ऊपर सिखाया जाता है। मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर के जैसे थोड़ा ऊपर सिखाया जाता है, बस उतना ही। हाँ, छंटनी हो जाने से और अलग बैच में डाल दिए जाने से बच्चों का मोराल डाउन हो जाता है। कोटा में लगभग मेरे हिसाब से 200-250 इंस्टीट्यूट होंगे, छोटे बड़े मिलाकर। मैंने तो बड़े बड़े जो हैं उनके पास मिलाकर लगभग 2 लाख बच्चे होंगे, सबके पास मिलाकर। यानी कि 80% कम से कम सिर्फ वही जो बड़े इंस्टीट्यूट है वही लेकर। हाँ, 80 के 90 मान लीजिए, 90% उनके पास है, क्योंकि 2 लाख नंबर बहुत बड़ा होता है। बाकी और सबके पास मिलाकर 10-15 हज़ार बच्चे होंगे। तो ये प्रेफरेंस क्यों रहती है बच्चों की कि बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी, या फिर हर इंस्टीट्यूट ही लगभग इतनी फ़ीस लेता है? नहीं, बड़े इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली ज़्यादा फीस लेते हैं, छोटे इंस्टीट्यूट कम फीस लेते हैं।
ये एक भ्रम है लोगों में। ऐसा लगता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट दिया है तो मैं जाऊंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ये पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में एक मिथ है, क्योंकि रिजल्ट एक इंडिविजुअल का आता है। मेरा मानना है कि जो भी इंस्टीट्यूट आपके ऊपर ज़्यादा पर्सनलाइज फोकस कर सकता है, रिजल्ट तो वही लाएगा आपका। अब ये मान के चलें कि XYZ इंस्टीट्यूट से टॉप रैंकर आया है तो मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मैं टॉप रैंकर बन जाऊँगा, तो वो तो मेरे हिसाब से एक मिथ है। कोटा आने वाला करीब करीब हर बच्चा अपने स्कूल का टॉपर होता है, लेकिन यहाँ आकर वो प्रेशर में फंस जाता है। बच्चों के पास प्लान बी होता ही नहीं, इसलिए कोटा फैक्ट्री उनके लिए स्ट्रेस फैक्ट्री बन जाती है। मेरा नाम वेदांत है जी। वेदांत नाम है, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर? मुझे 4 महीने हो गए इधर। मैं देख रही हूँ आपने पूरी दीवार पर यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखे हैं, कहीं पर कुछ सोल्यूशन लिखा है, तो ये सब आपने जो आगे इसके अलावा कुछ मोटिवेशन के लिए भी लिखा है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। सामने भी मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर आपके AC के यूनिट पे भी आपने IIT लिखा है। हाँ जी, है इधर रहते रहते इतना IIT का वो उससे प्यार हो जाता है कि IIT हर चीज़ दिखता है। और बाकी जो फार्मूलाज है, जब भी सुबह उठता हूँ हर बार एक फार्मूला शीट बना रखी है मैंने, सारे फार्मूला उसमें लिखता हूँ ताकि याद हो जाए। तो ऐसे प्रिपरेशन में भी थोड़ा फ़ायदा मिलता है। और बाकी पूरे टाइम बस यही है, पढ़ाई पढ़ाई। कभी सोचा कि ठीक है अभी तो 2 साल हैं, 11th है, 12th है, एग्ज़ाम भी आपको देना है IIT JEE का, अगर ये नहीं हुआ तो क्या कुछ सोचा है आगे कि कुछ और करेंगे, प्लान भी कुछ और सोचा है, या पेरेंट्स ने बोला है कि ठीक है नहीं होगा तो हम कुछ और देख लेंगे, सोचा है? हाँ, वैसे अगर उसके बारे में सोचता हूँ तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन प्लान भी तो होना चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं। उसके बाद तो कोई भी कॉलेज में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जितना हो सके, जितना मेहनत कर सके उतना करेंगे। कोटा के कुछ टॉप कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले टॉप फैकल्टी मेंबर्स को सालाना 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी मिलती है। कोटा में ऐसे कम से कम 20 फैकल्टी मेंबर होंगे। हालांकि मैक्सिमम फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जिनको 70,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। टॉप फैकल्टी मेंबर्स से कोचिंग सेंटर का ब्रांड बनता है। ब्रांड बनाने के लिए टी-शर्ट और स्टूडेंट्स की ड्रेस जैसी चीजें तैयार की जाती है। देश भर में टैलेंट हंट कराकर टॉपर्स को छांटा जाता है और उनको कोटा के सेंटर में एडमिशन लेने के लिए मोटिवेट किया जाता है। मगर कोटा आने पर हालात पूरी तरह बदले हुए मिलते हैं। 16-17 साल की उम्र में बच्चे करियर की अंधी रेस में फंस जाते हैं। तो जैसे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने का टाइम होता है, उसमें परिवार की एक बड़ी भूमिका होती है। और छोटे छोटे बच्चों को पहले थोड़ा एडोलेसेंट को भेजते थे, अब बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ छोटी छोटी क्लास में भी कोचिंग के लिए भेजने लगे, तो उन बच्चों का डेवलपमेंट भी नहीं होता। इस समय ये उम्र होती है उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट की, हार्मोनल चेंजेज आते हैं, सेक्सुअल चेंजेज आते हैं, तो ये सब लड़कियों में भी आते हैं, लड़कों में भी आती हैं। तो कई बार ऐसा इस उम्र में जो चेंजेज आते हैं उनका एजुकेशन न घर वाले देते, न पेरेंट्स देते, न कोचिंग में हो। अकेलापन अगर कहें तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो बच्चा अकेला क्योंकि यहाँ पे रह जाता है। अकेला उसको सपोर्ट कहाँ होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं होता उस उम्र में बहुत, और उसकी कोपिंग स्किल्स वगैरह डेवलप नहीं होती, उस पहले यहाँ आ जाता। एक एक क्लासरूम में 200 बच्चे होने पर टीचर एक स्टूडेंट पर 30 सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। डाउट क्लियर नहीं होने से मोराल गिरने लगता है। ऐसे में अगर बच्चे का बैच बदल गया या उसका कोई दोस्त ऊपर के बैच में शिफ्ट कर दिया गया तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। बहुत बार बच्चा एडमिशन ले लेता है, भारी फीस दे देता है कोचिंग की, उनके फैमिली इतनी सक्षम नहीं होती है। 3 महीने बाद उसको लगता है कि मैं कोप अप नहीं कर सकता हूँ पढ़ाई के साथ में, लेकिन फीस चूँकि जा चुकी होती है, बच्चा कहता है कि अब फीस चली गई है, अब क्या करूँगा, पापा को रिजल्ट देना है, मम्मी को रिजल्ट देना है। पापा मम्मी भी ये कहते हैं हमने आपको पेट काट काट के पढ़ाया है, रिजल्ट चाहिए, और वो चीज़ उनके ऊपर एक प्रेशर का काम करती है। घर से दूर, परिवार से दूर, दोस्तों से दूर, 10 बाय 8 के कमरे में बंद होकर 10-10 घंटे की पढ़ाई और 6-7 घंटे कोचिंग क्लास का स्ट्रेस, हर बच्चा इसे झेल नहीं पाता। नतीजा वही होता है जिस बारे में सोचकर हर पेरेंट्स को डर लगता है। महाभारत में जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, वैसे ही कोटा में आए बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं मिलता।
अभिभावक बच्चों को यहाँ पर आकर छोड़ जाते हैं। इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स अपनी ड्यूटी सिर्फ बच्चों को पढ़ाने और रैंक लाने तक सीमित रखते हैं। बच्चे इस युद्ध में अकेले जूझते रहते हैं, जिंदगी की रेस में अकेले दौड़ते रहते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स या पेरेंट्स बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं कि इस रेस की फिनिशिंग लाइन क्या है। ये नहीं तो फिर आगे क्या? और जब इस फिर क्या का जवाब बच्चों को नहीं मिल पाता तो समस्या वहीं से शुरू होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।